लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको डिफरेंट फिगर्स के सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस बताई थी। आज हम लोग उनका एप्लीकेशन का देखते हैं कि कैसे हम उस सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पता हो तो उसको अप्लाई कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो मान लो कि हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमको कहा है कि एक सॉलिड स्फेयर है और नीचे एक सॉलिड कोन है और हमको इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास लोकेट करने को कहता है। ये कहा गया है कि दोनों क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है वो मैं लिख देता हूं। सॉलिड स्फेयर एंड सॉलिड कोन आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब दोनों की जो डेंसिटीज हैं वो सेम होगी। Locate their center of mass if they have same radius and same radius r and height of cone is 4r। ठीक है, तो हमसे कहता है कि एक कोन है और एक स्फेयर है, दोनों के रेडियस आर है और इसका जो हाइट है 4r है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो आप इसको ये तो मालूम ही है कि अगर ये सॉलिड स्फेयर है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा। इसको मैंने C1 रख दिया है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो गया। और हमको ये भी पता है कि ये जो सॉलिड कोन होता है इसका सेंटर ऑफ मास इसकी बेस से किसी हाइट पे होता है जिसको मैं C2 कहता हूँ। और हमको पता है कि जो हाइट होती है वो h/4 होती है। तो अगर ये हाइट h है, h कितना दिया है हमको 4r, तो h/4 मतलब इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक r के बराबर है। ठीक है, हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है तो हम यहाँ पे एक x एक्सिस और इधर एक y एक्सिस मान लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि हमने जो एक्सिस मानी हुई हैं उनके रेस्पेक्ट में इन दोनों के सेंटर ऑफ मास लिखते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर आया है, 0, r लिख सकते हैं क्योंकि हाइट 4r है तो h/4 मतलब r की हाइट में सेंटर ऑफ मास होगा। ये टोटल 4r की हाइट है और r और जोड़ देंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास 0,5r में होना चाहिए। तो ये 4r प्लस r ये हो गया। दोनों के सेंटर ऑफ मास से कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल चुके हैं। अब हमें इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास मानना है तो ये वैसे ही निकाला जाएगा जैसे डिस्क्रीट मास सिस्टम का निकाला जाता था। m1 का मास यहाँ पर है, m2 का मास यहाँ पर है, तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 से x कोऑर्डिनेट और उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट। क्योंकि दोनों के x कोऑर्डिनेट 0 हैं तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा। हमें y कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। y कोऑर्डिनेट कितना है इसको निकालने के लिए हमें इन दोनों के मासेस चाहिए। ये मास m1 है और ये मास m2 है तो हमें मासेस चाहिए। ठीक है, मास कैसे निकलेगा, क्योंकि दोनों मेड अप ऑफ सेम मटेरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों की डेंसिटी सेम है। तो हम अगर स्फेयर का मास निकालते हैं जिसको मैंने m1 कहा है, ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ठीक है, उसी तरीके से कोन का मास निकालेंगे जो हमने m2 माना है, वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, तो 1/3 πr² और h कितना है इसका 4r। तो आप देखें तो ये 4 यहाँ पे आके ये दोनों सेम रिजल्ट मिल जाएंगे। इसका मतलब जितना m1 है उतना ही m2 है और इन दोनों को आप m मान सकते हो। दोनों के मासेस सेम आ गए। अब हमें सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लिखेंगे ycm इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 का मास कितना है, m आया था हमने लिखा था। y कोऑर्डिनेट कितना है इसका देख सकते हो 5r, तो m इंटू 5r प्लस उसका मास भी m है और उसकी हाइट कितनी है r, तो m इंटू r डिवाइडेड बाई टोटल मास m प्लस m, तो ये हो जाएगा 6r/2 मतलब 3r। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 3r की हाइट में आया है। मतलब क्या हुआ, ये r है और यहाँ से 2r और जोड़ देंगे तो कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आएगा जिसका हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट आ रहा है 0,3r के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रीट मास सिस्टम का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगर आपके पास एक स्फेयर एक कोन है
तो स्फेयर का सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, कोऑर्डिनेट लिख दोगे। कोन का सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, कोऑर्डिनेट लिख दोगे। ये m1 का मास हो गया, ये m2 का मास हो गया, कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो आप उनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमको मान लो इस तरीके से दो रॉड्स दी हुई हैं। ये एक रॉड हो गई और दूसरी रॉड ऐसी हो गई। आपको यह दिया है कि दोनों ही रॉड सेम मास और सेम लेंथ की हैं। ठीक है, सेम मास सेम लेंथ की है। आपसे पूछता है लोकेट सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए आपको एक्सिस की जरूरत पड़ती है, तो हमने यहां पर एक एक्सिस बना दी इस तरफ एक्स एक्सिस, और इस तरफ बना दी हमने दूसरी एक्सिस जिसको हमने कहा वाई एक्सिस। ठीक, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पर है C1। कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगर L की लेंथ है तो आधी दूरी पे होगा तो L/2, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। L की लेंथ है तो आधी दूरी, और ये y एक्सिस में है तो x कोऑर्डिनेट तो 0 लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट इसका L/2 हो जाएगा। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। अब कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालना है तो अगेन हमको वही यूज करना है कि अगर हमें XCM निकालना है तो M1x1, m जो मास है वो सारा यहाँ पर है ऐसा मानेंगे, तो M1x1 मतलब m इंटू L/2 प्लस M2x2 मतलब m इंटू 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास m प्लस m, तो ये हो जाएगा mL/2 प्लस m, तो ये हो जाएगा L/4। ठीक है, उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m इंटू L/2, सॉरी m इंटू 0 क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस m इंटू L/2 डिवाइडेड बाई m प्लस m, ये हो जाएगा L/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों के x और y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के निकाल सकते हो। तो दो रॉड हो सकती हैं, एक स्फीयर एक कोन हो सकता है, एक स्फीयर एक रॉड हो सकती है। दोनों के सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस लिखो, उनके कोऑर्डिनेट्स लिखो, और फिर आप फॉर्मूला लगा दो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, इससे कि आप उनका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और प्रॉब्लम इसके ऊपर हम करते हैं। अगर यहां पर हमने ये एक रॉड ले ली है, ये सारी रॉड बहुत ही थिन है, बस डायग्राम में समझाने के लिए मैं इनकी थिकनेस बना रहा हूं। ये दूसरी रॉड है और ये तीसरी रॉड है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि ऑल रॉड्स आर आइडेंटिकल, लोकेट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये सारी रॉड्स यहाँ पे आइडेंटिकल हैं और हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो जब भी कोई भी चीज आइडेंटिकल होती है या यूनिफॉर्म होती है तो सेंटर ऑफ मास उस फिगर के सेंटर की तरफ सेंटर में रहता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर में रहता है। तो आप यहाँ पे इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो क्या इस लाइन के ऊपर और नीचे आपको एग्जैक्टली सेम डायग्राम दिख रहा होगा? मतलब इस लाइन के ऊपर जो डायग्राम है उसी की मिरर इमेज इस लाइन के नीचे का डायग्राम है। ठीक है, दोनों डायग्राम सिमेट्रिकल हैं। कभी भी कोई भी फिगर जो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, हम अगर उसको एक ऐसे लाइन से कट करें जिसमें उसके दोनों तरफ के मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, तो सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे कहीं पर एग्जिस्ट करता है। तो ये जो ई हमने बनाया है, इसको मैंने अगर बीचों बीच कट किया तो जैसा आपको ऊपर दिख रहा है वैसे ही आपको नीचे दिख रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, और इसी लाइन पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, तो मैंने इस लाइन को मान लिया x एक्सिस और इस लाइन को मान लिया y एक्सिस। अब आप आगे क्या करेंगे? आगे आप इस बात को समझिए कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे ही कहीं ना कहीं रहना चाहिए, जैसा मैंने बताया। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं ना कहीं, कहीं भी हो, इधर हो इधर 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 हो, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो x एक्सिस में ही लाई कर रहा है। तो हमको जो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट 0 नहीं, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि जितना मास इस लाइन के ऊपर है उतना ही मास इस लाइन के नीचे है, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा
और सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट सिमेट्री की वजह से आप कह सकते हो जीरो आएगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जहां पर भी होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है, वाई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो हर एक रॉड का सेंटर ऑफ मास लिखते हैं। ये हो गया C1, यहां पे इस रॉड का सेंटर ऑफ मास हो गया C2, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास हो गया C3 और वर्टिकल वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास हो गया C4। ठीक है, चारों के कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत है। क्योंकि ये ओरिजिन में है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो आप सीधे कह सकते हो कि 0,0 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा L/2, 0, क्योंकि L/2 L लेंथ है हम मानते हैं हर रॉड की। इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका भी L/2 ही आएगा, L/2 की ही दूरी पर है। और वाई कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं कि ये नीचे आ गया है, और नीचे कितना आया है? आधी रॉड के बराबर आया है, और नीचे आया है तो हम इसको -L/2 लिखेंगे। ठीक, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखना है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो वही L/2 की दूरी पर होगा, और वाई कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो ये हाइट होती है, और यहां से कितनी हाइट गया है? आधी रॉड के बराबर हाइट गया, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट L/2 हो गया। सारी रॉड के आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर लिख लिए, तो अगर हमें XCM निकालना है तो XCM हम कैसे निकालेंगे? उसी तरीके से निकालेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? सबके मास बराबर हैं, सारी रॉड्स आइडेंटिकल हैं, तो हम लिखेंगे M1 इंटू X1 0 प्लस M2, ये M1 इंटू X1 हमारा कौन सा है? ये है, तो M1 इंटू L/2 प्लस M इंटू L/2, अगेन L/2 है, प्लस M इंटू L/2 प्लस ये चौथा M इंटू 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास। M 4 बार जुड़ेगा तो 4 बार हमने जोड़ दिया, 4M के बराबर आ जाएगा। अब ये कितना आएगा? ये M इंटू L/2, M इंटू L/2, M इंटू 3M L/2, और यहाँ पे 4M आएगा, तो ये हो जाएगा 3L/8। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास आ गया। वाई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे ही एग्जिस्ट करने वाला है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही आएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तब भी 0 आएगा, ऑब्जर्वेशन से लिखते हैं तब भी वो 0 ही आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि कोई हम एक पैराबोलिक शेप देखते हैं और देखते हैं कि उसमें हम कैसे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके सेंटर ऑफ मास को लोकेट करते हैं। तो क्वेश्चन मान लो कुछ इस तरीके से है कि ये y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है। ठीक है, इस तरीके का कोई शेप दिया हुआ है, और ये एक सॉलिड है और हमें इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। बाकी आपको इक्वेशन दी है कि जो सरफेस जा रही है इसकी इक्वेशन है x² इज इक्वल टू ky, और इसकी इक्वेशन होगी x² इज इक्वल टू -ky, वे के सम कांस्टेंट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है आपको L,0। क्वेश्चन ये है लोकेट सेंटर ऑफ मास। तो देखिए यहां पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी सरफेस में, तो हमें इसका सेंटर मास लोकेट करने के लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों निकालना होगा। और x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लिखेंगे XCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm x बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, और YCM निकालने के लिए सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ dm y बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। हम इस बात को भी समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सरफेस, कोई भी फिगर दिया हुआ है जिसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, और हम अगर कोई ऐसी लाइन बना पाए जिसमें मास ऊपर नीचे सेम हो या राइट और लेफ्ट में सेम हो, तो हम सेंटर ऑफ मास का एक कोऑर्डिनेट आसानी से पता कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक फिगर दिया हुआ है, जो एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं इसके ऊपर और नीचे दोनों मास सिमेट्रिकल तरीके से बटा हुआ है, क्योंकि जो सरफेस ऊपर है वही सरफेस नीचे। इसका मतलब अगर जितना मास ऊपर है उतना मास नीचे है, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे ही कहीं ना कहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर और नीचे बराबर बराबर मास हैं, तो सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आना चाहिए। और सेंटर ऑफ मास अगर इस लाइन पे कहीं ना कहीं आएगा, इसका मतलब उस जगह का
y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेंटर ऑफ मास का सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब सेंटर ऑफ मास का सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप ऐसा समझ लें कि एक ये प्लेट है और एक दूसरी नीचे वाली प्लेट है। ऊपर वाली प्लेट का कहीं ना कहीं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा और नीचे वाली प्लेट का भी x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा। सिमेट्री की वजह से दोनों प्लेट आइडेंटिकल हैं, खाली ऊपर एक नीचे है, तो जितनी दूरी पर इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास x में रहेगा उतनी दूरी पर इस प्लेट का भी सेंटर ऑफ मास x में रहेगा। इसका मतलब हम सिर्फ ऊपर वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, वही हमारे पूरे फिगर का भी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? जैसे आप सिंपल एक ट्राइंगल से समझें। अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, तो आप कहेंगे कहीं यहां लाई करेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ ऊपर वाले आधे ट्राइंगल को देखते तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होता, नीचे वाले आधे ट्राइंगल को देखते इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होता, और पूरे को देखते तो सेंटर ऑफ मास यहां पे होता। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट चाहे इसका निकालो या इसका निकालो या पूरे डायग्राम का निकालो, सेम आएगा। हाँ, तो हम सिर्फ ऊपर वाले का x कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे। ऊपर वाले का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका जो साइज है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हम जो डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे वो एक इस तरीके की वर्टिकल रॉड की तरह लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक डिफरेंशियल एलिमेंट होगा जिसकी लेंथ dx के बराबर होगी और यहां से उसकी दूरी x के बराबर होगी, जिसका मास जो होगा वो dm होगा। ठीक है, जब भी मास किसी सरफेस में बटा होता है, जैसे डिस्क है, ट्राइंगल है, स्क्वायर प्लेट है, ये पैराबोलिक प्लेट है, तो मास जब सरफेस में बटा होता है, जब मास लेंथ में बटा होता है तो हम कहते हैं मास और मास डिवाइडेड बाय लेंथ का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर मास सरफेस में बटा होता है तो हम कहते हैं कि मास डिवाइडेड बाय एरिया का जो रेशियो है वो हर जगह के लिए कांस्टेंट आएगा। ठीक है, मास अगर वॉल्यूम में बटा होता है तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का रेशियो हर जगह के लिए सेम आएगा। तो हम अगर ये कहते हैं कि ये डीएम का मास है, और मान लो इस ऊपर वाली जो पैराबोलिक प्लेट है इसका टोटल मास अगर हम m मानते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इसका टोटल मास अपॉन इसका टोटल एरिया इज इक्वल टू इसका मास अपॉन इसका एरिया, ये कहा जा सकता है। तो हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं कि dm का मास डिवाइडेड बाय इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए मान लो ये जो हाइट है यहाँ पर वो हाइट y के बराबर है। ठीक है, हाइट यहाँ पे y के बराबर है, तो y इसकी हाइट हो गई, dx इसकी विड्थ हो गई, तो इसका एरिया हो जाएगा y dx। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल प्लेट का मास अपॉन टोटल प्लेट का एरिया, ये कहा जा सकता है। यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो dm की वैल्यू होगी ये m डिवाइडेड बाई a इंटू y dx के बराबर हो जानी चाहिए। और अगर इतना है तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dm की वैल्यू कितनी है, m डिवाइडेड बाई a y dx का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, और dm का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ऑब्वियसली पूरी प्लेट का मास आ जाएगा, तो मैंने पूरी प्लेट का मास वहां पे रख दिया है। ठीक है, ये मास यहां से बाहर आ जाएगा, और मास यहां से अगर बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब ये एरिया हमको निकालना बाकी रह जाएगा। एरिया निकालने के लिए हम लोग एरिया अंडर कर्व में ये सीखते हैं कि कोई भी एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको y dx का इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ y और x के बीच में है तो कोई भी एरिया अगर आपको निकालना है तो आप y dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो एरिया वाले पार्ट में मैं पहले आ जाता हूँ। एरिया वाले पार्ट में आने के लिए आप ये समझें कि एरिया आपको कभी भी निकालना है तो वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx x1 से लेकर x2 तक, जहां से जहां तक का एरिया निकालना है वहां से वहां तक इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो अब हम इसे इंटीग्रेशन में y की वैल्यू कितनी है, तो आप y को लिख सकते हैं यहाँ से x स्क्वायर बाई k, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x स्क्वायर k, क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर ले जाता हूँ, dx कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, x शुरू होता है 0 से, x खत्म होता है l तक, तो 0 से l तक इंटीग्रेशन, तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब बाई 3 मतलब l क्यूब बाई 3, तो l क्यूब बाई 3k इसका एरिया हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग आगे यूज करेंगे। ऊपर है y dx का इंटीग्रेशन, तो इस इंटीग्रेशन को हम कंटिन्यू करते हैं।
इस इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए 1/एरिया, एरिया को मैं फिलहाल यही लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। y की वैल्यू कितनी है, यहां से अगेन आप कह सकते हैं x स्क्वायर बाई के y की वैल्यू है, और ये यहाँ पे आ जाता है dx के बराबर। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज मिस कर दिए हैं। क्या मिस किए? ये dm की जो वैल्यू है m/a y dx, ये तो मैंने पुट कर दी थी, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर dm की वैल्यू तो मैंने पुट कर दी थी, बट एक x पहले से रखा हुआ था, तो ये x यहाँ पे रहना चाहिए था, जो मैंने मिस कर दिया। तो x मैं वापस यहाँ बना देता हूँ, और फिर उसी तरीके से यहाँ पर x पहले से रहेगा, और जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, y की वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ से x स्क्वायर बाई के, तो y की वैल्यू में x स्क्वायर बाई के में x पहले से था, तो ये x क्यूब बाई के आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1/एरिया बाहर, के भी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx। x कहां से कहां तक जाएगा? x स्टार्ट होगा यहां से, यहां तक एंड होगा, 0 से लेकर l तक, और लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा l की पावर 4/4a के। ठीक, एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एरिया को हम उठा के इधर रख देंगे, तो ये आ जाएगा कितना? l की पावर 4/4k मल्टीप्लाइड बाई, ये एरिया नीचे है तो एरिया की वैल्यू कितनी है? l क्यूब बाई 3k। ठीक है, एरिया डिनोमिनेटर में है इसलिए l क्यूब नीचे आया है और 3 के ऊपर चला गया। तो आप देख सकते हैं कि k और k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे l की पावर 3 से l की पावर 4 में l बचेगा, और ये आएगा 3l/4। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो xcm है ये 3l/4। यही आपका आंसर हो जाएगा कि xcm 3l/4 है, और ycm कितना आया था? वो 0 आया था। ये इसके x और y कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ठीक है, तो तरीका समझ में आना चाहिए। हम यहाँ पे dm का एक एलिमेंट लेंगे, इसकी हाइट y की होगी, विड्थ dx की होगी, इसका एरिया y इंटू dx, हाइट इंटू विड्थ रेक्टेंगल है, तो हम ये कहेंगे इसका मास अपॉन इसका एरिया इज इक्वल टू टोटल का मास अपॉन टोटल का एरिया। ठीक, यहाँ से dm की वैल्यू आ जाएगी, ये dm उठा के इधर रख देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। एरिया रहेगा यहाँ तक, लेकिन एरिया कहाँ से आया था? एरिया आया था यहाँ से। अगर आपको कभी भी y और x के बीच में ग्राफ दिया है और उसका एरिया निकालना है, तो वो एरिया निकलता है y dx के इंटीग्रेशन से। y की वैल्यू अगेन हम यहाँ से पुट करेंगे x स्क्वायर बाई के, तो x स्क्वायर बाई के पुट किया और इंटीग्रेशन किया 0 से l तक, क्योंकि हमको ये पूरा एरिया चाहिए था। यहाँ से एरिया आ गया, एरिया को उठा के हम इधर रखते हैं, इससे xcm आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम कह सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको डेफिनेटली इस प्रोसेस से, इस मेथड से कर सकते हो। अगला पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है कि हमारे पास जो डायग्राम दिया होता है, जो फिगर दिया होता है, उसमें से कुछ पोर्शन कट करके निकाल देते हैं और रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर मास पूछा जाता है। तो उसमें करना क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आप ये समझें कि हमारे पास जो भी डायग्राम दिया है, मान लो ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से हमने इतना पोर्शन कट करके निकाल दिया, तो ये इतना पार्ट बच गया, और जितना पार्ट बचा है इसका सेंटर मास निकालना होगा। तो ऑब्वियसली हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी लोकेट करने के लिए। तो मान लो ये x है और ये y है, और इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। मान लेते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट है xcm yc, ये निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा? तो आप इस बात को समझें कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस सेम रखते हैं, वही एक्सिस है y और x, और अगर मैंने इसमें से कोई भी पार्ट कट करके नहीं निकाला होता तो ये कुछ इस तरीके से दिखता। ठीक है, पूरा होता, इसमें से कुछ भी पोर्शन कट करके नहीं निकाला है तो ये पूरा इस तरीके से दिखता। तो इसका खुद का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होता। मान लिया जाए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर है C1, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमको फाइनली ये डायग्राम चाहिए, तो हम पूरे में से ये पोर्शन काटेंगे, और काटने का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो अगेन मैं फिर से वही y और x एक्सिस दोबारा बनाता हूँ। ये y एक्सिस हो गई, ठीक है, यहाँ पे x एक्सिस हो गई, और हमने कौन सा पोर्शन काट के निकाला है? ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है छोटा सा, इसको हमने काट के निकाला है।
तो इस पूरे में से ये पोर्शन काट देंगे तो ये बचा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इस जो ओरिजिनल पोर्शन था इसका सेंटर ऑफ मास हमको पता है, जो पोर्शन कट करके निकाला उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मान लो x2, y2 है। तो हमें अगर निकालना है फाइनली इसका, तो इन दोनों की मदद से निकल जाता है। कैसे निकलता है? हम ये कहते हैं कि इसका जो xcm होगा वो हो जाएगा, इसका मास मान लो m1 का है, इसका मास मान लो m2 का है, तो वो निकलेगा m1x1 माइनस m2x2। माइनस इसलिए किया गया क्योंकि इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ठीक है, ये xcm हो जाएगा। और उसी तरीके से ycm निकालना है तो वही तरीका m1 y1 माइनस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m। एक बात यहां पर यह भी ध्यान देने वाली है कि जो मास होता है किसी भी सरफेस का, उसका एरिया के उसके प्रोपोर्शनल होता है। जैसे छोटी डिस्क है, सेम मटेरियल की बनी है, तो उसका एरिया छोटा है तो मास छोटा है, बड़ा कर देंगे एरिया तो मास भी बड़ा हो जाएगा, तो मास उसके एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। अगर वही चीज वॉल्यूम के लिए करी जाए कि एक छोटा स्फीयर है तो उसका मास उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, बड़ा वॉल्यूम कर देंगे तो बड़ा मास हो जाएगा। तो यहां पर हम इसमें एरिया की अगर हम बात करते हैं, मान लो मैं कहता हूं इसका एरिया A1 का है और मैं ये कहता हूं कि इसका एरिया A2 का है। ठीक है, तो इसका मास इसके एरिया के प्रोपोर्शनल है, उसका मास उसके एरिया के प्रोपोर्शनल है। और अगर हम उस चीज को पुट करें तो ये हो जाएगा m1a1 माइनस m2a2 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, या m1 नहीं आएगा, मास ऑलरेडी एरिया के प्रोपोर्शनल है, तो मास की जगह आ जाएगा एरिया A1x1 माइनस A2x2 अपॉन A1 माइनस A2। उसी तरीके से ये आ जाएगा A1y1 माइनस A2y2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। अगर ये फिगर किसी सरफेस की बजाय किसी वॉल्यूम का होता तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता और हम लिखते V1 x1 माइनस V2 x2 अपॉन V1 माइनस V2, और यहाँ पर भी आ जाता V1 y1 माइनस V2 y2 अपॉन V1 माइनस V2। ठीक है, इस तरीके से आप वॉल्यूम का होगा तो वॉल्यूम यूज कर लेंगे, एरिया होगा तो एरिया यूज कर लेंगे। मास पता है तो बहुत अच्छी बात है, मास नहीं पता एरिया वॉल्यूम पता है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि हमें कोई सेंटर मास पूछा है तो कैसे निकालना है। तो हमको एक डिस्क है और इस डिस्क में से हम कुछ पोर्शन कट करके निकाल देते हैं। मान लो इतना पोर्शन हमने डिस्क का काट के निकाल दिया, तो ये डिस्क का रिमेनिंग पोर्शन बचा, और ये डिस्क का रिमेनिंग पोर्शन बचा है, तो हमें इसका सेंटर मास निकालना है। ये ओरिजिनल डिस्क का सेंटर। तो हमको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क। ये स्फेयर भी हो सकता था तो हम वॉल्यूम यूज करते, डिस्क है तो हम एरिया यूज करेंगे। तो ये डायग्राम एक्चुअली बना कैसे? तो ये डायग्राम बनाने के लिए हम पूरी डिस्क बनाएंगे एक बार। ये पूरी डिस्क बन गई और इस पूरी डिस्क में से ये जो डिस्क माइनस करी गई है इसको बना देंगे। तो ये जो डिस्क निकाली गई है हमने इसको बना दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी डिस्क इस पूरी डिस्क में से उतना पोर्शन घटाएंगे तो हमको फर्स्ट डायग्राम मिल जाना चाहिए। अब अगर हमें क्योंकि सेंटर मास लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए होती है, तो सिमेट्री की वजह से हम एक्सिस का ओरिजिन सेंटर में रखेंगे। तो हमारे लिए जो एक्सिस बनेगी उसमें ये हो गई y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस, ये x और ये y। जो एक्सिस आपने बनाई है वो सब के लिए होनी चाहिए, तो इसके लिए भी वही y एक्सिस जाएगी इसके सेंटर से और ये जाएगी x एक्सिस। और सिमिलरली ये जो पोर्शन कट करके निकाला गया है आप देख सकते हैं, इसके लिए y और x एक्सिस इसके इस पॉइंट से पास करी हैं, तो इसके लिए x एक्सिस ये हो गई और y एक्सिस ये हो गई। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आप बदल नहीं सकते हो। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने एक बार जिसके लिए बना दी है वही कोऑर्डिनेट एक्सिस सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां से पास करी, वही पूरी डिस्क होती तो यहीं आ जाती और जो पोर्शन कट करके निकाला गया उसके टैंजेंट हो जाती।
ठीक है, हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है और अगर हमें इन दोनों का पता है तो हम इसका निकाल सकते हैं। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इन दोनों का पता होने का मतलब क्या है कि इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 और इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है C2 है मान लो। और अगर इस पूरे डिस्क का रेडियस r था, इस पूरे डिस्क का रेडियस r था, तो ये दूरी क्या r/2 के बराबर हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो जो पोर्शन कट करके निकाला गया है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से r/2 की दूरी पर होना चाहिए, तो इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने r/2, c। ठीक, तो दोनों के C1 का कोऑर्डिनेट और C2 का कोऑर्डिनेट पता चल गया और जो ओरिजिनल है इसका सेंटर ऑफ मास हमको बताना है। आप इस बात को भी समझें कि अगर इस डायग्राम को आप देखते हैं तो इस डायग्राम में ये पोर्शन जो कट करके निकाल दिया गया है उसके बाद जो बचा है, इस बचे हुए पार्ट में जितना मास इसके इस लाइन के ऊपर दिख रहा है उतना ही मास इस लाइन के नीचे भी दिख रहा है। इसका मतलब अगर जितना ऊपर दिख रहा है उतना नीचे दिख रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं ना कहीं रहेगा और सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं ना कहीं रहेगा तो YCM निकालने की जरूरत नहीं है। YCM आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि वो 0 ही आएगा। आपको XCM निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके अबाउट इधर का मास और इधर का मास अलग अलग है। लेफ्ट का मास ज्यादा है, राइट का मास कम है, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा लेफ्ट में कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा। ठीक है, वही हमको फाइंड आउट करना है। तो अब हमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2, या हम अगर इसका मास की जगह एरिया निकाल लें a1 और मास की जगह इसका एरिया निकाल लें a2 तो a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2 से भी निकल जाएगा। अब इसका एरिया कितना है, ऑब्वियसली इसका रेडियस r है तो इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर और इसका रेडियस r/2 है तो इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर बाई 4 पाई r/2 का होल स्क्वायर। और अब XCM निकालना है तो XCM निकालने के लिए हम वैल्यू पुट कर देंगे, हम लिखेंगे a1x1 माइनस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। a1 कितना है, a1 है पाई r स्क्वायर इंटू x1 कितना है, x1 कोऑर्डिनेट आपको पहले वाले का 0 दिया है तो मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस पाई r स्क्वायर बाई 4, x2 कोऑर्डिनेट कितना है आप देख सकते हैं r/2 डिवाइडेड बाई पूरा एरिया a1 माइनस एरिया पाई r स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से XCM कितना आ जाएगा, तो 0 हो गया, ये हो जाएगा माइनस पाई r³ बाई 8 डिवाइडेड बाई यह आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 है तो ये 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 डेनोमीटर बचेगा और ऑलरेडी ये 3 है तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 बच जाएगा और ये आएगा माइनस ऑफ r/6। माइनस ऑफ r/6 का मतलब ये है कि XCM माइनस r/6 हो गया, XCM हो गया माइनस r/6 और YCM कितना हो गया 0। इस तरीके से आप इसका x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है जिसमें से अगर हम कुछ भी पोर्शन कट करके निकालते हैं तो हमें जो पहला डायग्राम है वो बनाने के लिए पूरे डायग्राम में से ये छोटा माइनस करना पड़ेगा। पूरे डायग्राम का सेंटर ऑफ मास लिखो, जो काट के निकाला गया है उसका सेंटर ऑफ मास लिखो, दोनों के एरिया लिखो और फिर यहाँ पे रख दो a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2। इससे आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम इसके ऊपर हम लोग करते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है कि हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क जो है इसमें से हम कुछ पोर्शन कट करके निकाल देते हैं तो इतनी डिस्क बचती है, सेमी सर्कुलर इतनी डिस्क बचती है और इसका हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करने को कहा गया है। आपको ये दिया गया है कि जो इनर रेडियस है वो a है और जो आउटर रेडियस है वो b। ठीक है, अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो पहले अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें, ये एक्सिस हो गई y एक्सिस और ये एक्सिस हो गई x एक्सिस। तो अब डायग्राम देख के तो ये समझ सकते हैं कि इस y एक्सिस के जितना मास लेफ्ट में है उतना मास राइट में है, तो लेफ्ट और राइट के मास बराबर हैं तो यहीं पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास रहना चाहिए। इसका मतलब XCM निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। XCM
आप सीधे सीधे 0 कह सकते हो, YCM निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब YCM कैसे निकलेगा? तो आपको या तो पूरा वो बनाओ डायग्राम, पहला इज इक्वल टू दूसरा माइनस तीसरा, ये आप खुद समझें कि ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन बना कैसे होगा। पूरी डिस्क में से हमने क्या किया होगा, हमने ये बनाने के लिए, मैं थोड़ा छोटा डायग्राम बनाऊंगा, पूरी आधी जो डिस्क थी उसमें से हमने ये छोटी वाली आधी डिस्क को घटा दिया होगा। ठीक है, ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरी आधी डिस्क थी इसमें से ये छोटी वाली आधी डिस्क को घटा देंगे तो हमको पहला डायग्राम मिल जाएगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होता है C1। ध्यान देना, हमें सिर्फ YCM निकालना है। तो इसका YCM का कोऑर्डिनेट आपको पता है, कितना रेडियस है इस पूरे बड़ी वाली डिस्क का, B। और मैंने आपको बताया था सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास 4r/3 पाई, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4b/3 पाई के कोऑर्डिनेट में, जहां पे y एक्सिस वही है, x एक्सिस वही। उसी तरीके से इसका सेंटर ऑफ मास भी इसी y एक्सिस में ही लाई करेगा, और इसका सेंटर मास का कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे, इसका रेडियस a का है तो इसका सेंटर मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4a/3 पाई। ठीक है, ये इनके सेंटर मास आ गए। इसका एरिया चाहिए तो आधी डिस्क है तो πb²/4, πb²/2, पूरे डिस्क का एरिया होता πr², तो आधी डिस्क का πb²/2, और इसका एरिया चाहिए होता, ये होता πa²/2। बस आप कोऑर्डिनेट निकालना है तो YCM इज इक्वल टू A1 Y1 माइनस A2 Y2 अपॉन A1 माइनस A2। A1 कितना है, πb²/2, Y1 कितना है 4b/3 पाई माइनस πa²/2 4a/3 पाई डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2, मतलब πb²/2 माइनस πa²/2। ठीक है, अब इसमें से अगर हम देखते हैं तो ये पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 4 है, ये 2 है तो 2 बचेगा, और ऊपर बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 2b³ माइनस यहाँ से बचेगा 2a³ और यहाँ से पाई बचा रहेगा तो पाई बचा रहेगा, और नीचे 2 भी बचा रहेगा तो 2 हम नीचे रख देते हैं, ये बचेगा b² माइनस a²। अब ये 2 को ऊपर ले जाते हैं, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो 4 और 3 बच जाएगा, नीचे पाई भी बच जाएगा, यहाँ बचेगा b³ माइनस a³ बाई b² माइनस a²। ये इसका कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, YCM आ जाएगा। XCM आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 0 आएगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इसकी प्रॉब्लम इस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का कैसे निकालना होता है, ये बात समझेंगे, और फिर हम सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे कि अगर कोई मैन एक प्लैंक पे चल रहा है या एक आदमी नाव में चल रहा है, तो फिर आदमी मैन इतना चला तो नाव कितना चली। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होंगी वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखते हैं।